हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आज हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी। हमारा जो सौरमंडल है उसमें सौरमंडल में पृथ्वी, तो सौरमंडल में पृथ्वी आज हम पढ़ेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, मतलब आप उनको गिन नहीं सकते। संपूर्ण संख्या बढ़ती जाती है। जो भी उनकी संख्या है वो संपूर्ण संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, मतलब बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इनकी चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, जो चमकीले हैं आकाश में, और प्रतिदिन चंद्रमा को भी आप देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। हाँ, जो कहते हैं ना, जैसे कि पूर्णिमा, फिर जैसे चंद्रमा जिस दिन से शुरू होती है तो महीने में जो आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, मतलब एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जब पूर्णिमा होती है, जब 15 दिन पूर्ण हो जाता है तो पूर्णिमा, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे कम होता है तो अमावस्या होता है, पता ही होगा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, मतलब जब 15 दिन हो जाता है तो आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि क्यों नहीं हम देख पाते चमकीले वस्तुओं को दिन में? दिन में सूर्य का प्रकाश होने के कारण जब पृथ्वी पे मतलब प्रकाश का प्रवर्तन होता है तो पृथ्वी में प्रकाश आने के कारण हम नहीं देख पाते। अगर वही जब सूर्य चक्कर लगाते, जब हमारे दूसरी ओर आए थे तो हम आकाश में देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, और जब ही सूर्य का प्रकाश आता है तो वो हमें प्रकाश में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि तारे और ये चीज़ बहुत दूर हैं आकाश में। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जो भी चंद्रमा और सूर्य, जो भी वहाँ की सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, मतलब जो भी तारे हुआ, कुछ भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध वगैरह जो भी तुम्हें दिख गए, वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है। पूछ देना खगोलीय पिंड कितने हैं, तो खगोलीय पिंड वैसे, हाँ, तो ये क्या है? खगोलीय पिंड है। जो भी आकाश में जो भी हैं तारे, चंद्रमा, सूर्य या पृथ्वी, जो भी है सब क्या है? खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा
कहते हैं। अच्छा, जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य भी एक क्या है, एक तारा है, क्योंकि उसका खुद का एक प्रकाश है और उसमें ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और उसका खुद का प्रकाश होता है, तो वो क्या है, तारा है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य एक ग्रह नहीं है, वो क्या है, तारा है। चलो थोड़ी हम इसको पढ़ लें। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। चरण एक कागज़ के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टार्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, चूँकि अनगिनत तारे हैं, वो क्या हैं, सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन वो हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हम उसकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जो रात के समय होता है, आसमान में जो तारे जो दिखते हैं, वो उनके क्या दिखते हैं, तारों के विभिन्न समूहों का द्वारा बनाई हुई विविध आकृतियाँ दिखाई देते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अच्छा, जो ये आकृतियाँ बनाई हुई दिखाई देते हैं ना आसमान में, वो क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन क्या है, तो ये कौन सा है, सप्तऋषि है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है, सप्तऋषि है। सप्त सात ऋषि संत, सप्त सात इसका अर्थ होता है सप्त सात, सप्त मतलब सात। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त सात ऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता
से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की अच्छा उत्तरी तारा जो होता है उत्तर दिशा को बताता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अच्छा, जब प्राचीन समय में होता था कि जब प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करते थे। रात में जब कहीं जाते थे तो पता करते थे ना, इसमें उत्तर है, उतने पश्चिम है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है। तो क्या करते थे, उत्तरी तारा जब दिखते थे, उत्तरी तारा को जब देखते थे तो उत्तर दिशा को बताता था। जो उत्तरी तारा होता था वो उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अच्छा, जो उत्तर दिशा को बताता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा, ये रहा ध्रुव तारा उत्तर दिशा। अब उसी से अंदाज लग जाएगा कि कौन किधर पूरब है और किधर पश्चिम है, ध्रुव तारा से। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि जो खुद प्रकाशित नहीं होते, जिनका खुद का ऊष्मा नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे जो पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट अंग्रेजी में जिसे क्या कहलाते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। चारों ओर क्या होता है, घूमने वाला। किसका अर्थ होता है, प्लेनटाई। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं वो क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। ये जो संपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करते हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मतलब जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई। जैसे पृथ्वी से अगर कोई दूसरा ग्रह में है तो उसको क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा पृथ्वी। चलो कुछ रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। किसके, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। और अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाता है, अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट लगाता है, यानी लगभग 10 घंटे। ठीक, चंद्रमा की संख्या कितना है यहाँ, लगभग 53 है। शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि, सूर्य के चारों एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है, 53 है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, जो बाह्य हैं।
अब देखो यूरेनस, सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में 84 साल में लगाता है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में, 14 मिनट 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितना है? लगभग 27 है, लगभग 27 है, लगभग 27 है। कितना है? और नेपच्यून, नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना? 164 साल लगते हैं, 164 साल लगते हैं, 164 साल लगते हैं। कितना लगते हैं? 164 साल लगते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितना है? 13 है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। क्या आप जानते हैं? और छोड़ो, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो दिखने वाला एक चंद्रमा है वह क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान रात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, कुछ लोगों के पास अपना खुद के चंद्रमा हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखो। सूर्य सौरमंडल के अब देखो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सौरमंडल के जो सौरमंडल है उसका कहाँ है? केंद्र में है। और सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है? अत्यधिक गैसों से बना है, हाइड्रोजन गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव की वजह से सौरमंडल को क्या करता है? बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए क्या है? प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग, सूर्य मान लो देख लो, सूर्य क्या है? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, दूरी के अनुसार देख लो, दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका देखो क्या है? MP, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड यूएस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है। किसको? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति
लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, वो जाता था, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 शीर्ष तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। प्लूटो क्या कहा जाता था? बौना ग्रह, बौने ग्रह। शब्द की उत्पत्ति देखो, शब्द की उत्पत्ति थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखो, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, लॉजिया क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री जो बोलते हैं पृथ्वी का मापन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोइड क्या है? जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्रीय कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोल पिंड ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। आकार में क्या है? यह सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी क्या है? चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। क्या है? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया? हाँ, हो गए हैं ना, राकेश शर्मा इंडिया से। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है।
यह हमसे कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखो, उपग्रह यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरह उपग्रह भी है कि खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर फिर चक्कर लगाता है। जिससे हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, और सूर्य के चारों ओर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है। समझ गए आप। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 87 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लगाता है, 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब 27 दिन ही लग जाता है उसको अपने अक्ष पर भी घूमने में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में देख सकते हैं आप लोग। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो क्या इसके भाग होते हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड क्या होता है, देखो। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है क्या है, यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ये जो आकाशगंगा है ना, इसका मात्र एक भाग है हमारा। कौन? ये सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी।
इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखो पहले, अब आकाशगंगा से भी बड़ा क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखो पहले बात होता पृथ्वी, हम लोग का पृथ्वी देखो कहाँ है? पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड। कितने सारे पृथ्वी होंगे, पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे, तब जाके वो सौरमंडल बनता है। ठीक, सौरमंडल के बाद कितने सौरमंडल होंगे, तब जाके आकाशगंगा, फिर बहुत सारे आकाशगंगाएं होंगे, तब जाके ब्रह्मांड। चलो यही बस समाप्त होता है चैप्टर।